अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोगों ने जो पुराने लेक्चर्स हैं वो देख लिए होंगे यूट्यूब के ऊपर, और हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट आज हम डिस्कस करेंगे। जी, टॉपिक हमारा है कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी, एसेट्स जो है वो क्या होते हैं। अभी हमने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम डिस्कस कर रहे थे वहां पे हमने देखा था कि जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं वो हम एक साल में एक्सपेंस आउट नहीं करते। कैपिटल नेचर के एक्सपेंस जो होते हैं हम उनको एक से ज्यादा सालों में उनको डिवाइड करते हैं उनकी यूजफुल लाइफ पे, और हर साल उसका एक एक्सपेंस बुक करते हैं जिसे हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं एसेट्स की डेफिनेशन क्या है, एसेट्स कहते किसे हैं। एक तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक ऐसा एक्सपेंस होता है जिसने हमें एक साल से ज्यादा रेवेन्यू कमा के देना है। वो एक परमानेंट एसेट हमारा होता है जो हमें एक साल से ज्यादा अरसे तक रेवेन्यू कमा के देता है, और वो हमारे काम आता है हर साल जब तक वो उसकी यूजफुल लाइफ खत्म नहीं हो जाती। तो डेफिनेशन इसकी देखते हैं। एन एसेट इज अ रिसोर्स विद इकोनॉमिक वैल्यू। तो सबसे पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि उसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए और वो रिसोर्स होना चाहिए। सॉरी। अच्छा, और दूसरा है दैट अ बिजनेस ओन्स और कंट्रोल्स। यहाँ पे क्या है कि वो ऐसा रिसोर्स होना चाहिए या ऐसी चीज या ऐसा आइटम या ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जिसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, और जो बिजनेस है हमारा वो उसको ओन करता हो या कंट्रोल करता हो। ओन करना तो समझ में आ जाता है कि आप ओन करने का मतलब है कि वो बिजनेस जो है वो उसका मालिक है, उसके पास उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। लीगल डॉक्यूमेंट उसके बिजनेस के नाम पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल एक कोई ट्रेडर है, स्मॉल ट्रेडर है, वो अपनी शॉप खरीद लेता है और उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है वो शॉप, तो वो उसको ओन कर रहा है। तो शॉप जो है, ये बिल्डिंग जो है उसका एसेट बन गई और वो उसको ओन कर रहा है। बाज दफा ऐसा होता है जो वो जो ट्रेडर है उसको ओन नहीं कर रहा होता, लेकिन वो फिर भी उसका एसेट होता है। यहाँ पे इसलिए उसने कहा ओन्स और कंट्रोल्स, या वो उसको ओन कर रहा हो या उस रिसोर्स को वो कंट्रोल कर रहा हो। अब दूसरे एग्जांपल में देता हूँ कि वो ओन नहीं कर रहा लेकिन वो कंट्रोल कर रहा है। हम जो गाड़ियां लीज पे लेते हैं, वो बिजनेस में हम जब लीज पे गाड़ी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जब तक हम सारे किस्तें अदा नहीं कर देते, सारे इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर देते, तब तक वो एसेट बैंक के नाम पे रहता है, वो हमारे नाम पे ट्रांसफर नहीं होता। 5 साल की फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलमेंट प्लान है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि 5 साल तक एसेट हम खरीद लेते हैं किस्तों पे और इंस्टॉलमेंट उसकी देते रहते हैं। हमारे नाम, हमारा ओनरशिप हमारी नहीं है, लेकिन 5 साल वो बिजनेस कार या गाड़ी या जो भी चीज है वो हमने यूज की है। तो अब बेशक हमारे पास लीगल टाइटल नहीं है, लेकिन हमने 5 साल उस गाड़ी से बेनिफिट लिया है, हमने उससे रेवेन्यू जनरेट किया है, हम अपने यूज में लाए हैं। तो इस सूरत में हम उसको, उस एसेट को, उस रिसोर्स को कंट्रोल कर रहे थे, ओन नहीं कर रहे थे। जबकि बिल्डिंग की जो मैंने एग्जांपल दी, उस सूरत में हम बिजनेस को ओन कर रहे थे, हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट या टाइटल उसका था, हम उसके मालिक थे। Asset is a resource with economic value that a business owns or controls with the expectation that it will provide future benefit. अगर तो वो एसेट, उसकी डेफिनेशन में वो वाली चीज आती है जिसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट होना हो। अगर कोई हम चीज परचेज करते हैं और इसी साल में हमने सारा बेनिफिट उससे ले लिया, तो फिर वो हमारी इनकम है, फिर वो हमारा एसेट नहीं है। ठीक हो गया। या वो फिर सारे का सारा रेवेन्यू इस साल जनरेट करने में उसने मदद दी थी, वो इस साल का एक्सपेंस हो गया हमारा, और उसने हमें कॉरेस्पॉन्डिंग जो है इनकम जनरेट करने में मदद दे दी। तो ठीक है, वो हमारा इस साल का एक्सपेंस है जो हमारी इस साल की इनकम के अगेंस्ट है, तो वो हमारा एसेट नहीं है। एसेट के लिए 3 शर्तें यहाँ पे हो गई। एक तो उसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए,
दूसरा वो बिजनेस उसको कंट्रोल कर रहा हो या ओन कर रहा हो, और तीसरा उससे फ्यूचर पीरियड के लिए बेनिफिट ड्राइव हो रहे हैं, तो वो एसेट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। सॉरी। अच्छा, अब हम आगे एसेट की, फिलहाल तो इस स्टेज पे आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स कौन कौन से, उसके आगे किसमें कौन कौन सी है, नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट्स हैं, ये चीजें बाद में आएंगी, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने नोट कर दी हैं। लेकिन फिर भी आपको एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, सॉफ्टवेयर, डिपॉजिट्स, रिसीवेबल्स, इनके नाम आपको इस स्टेज पे पता होने चाहिए कि ये अगर बिल्डिंग कोई हमने परचेज की तो हमारा एसेट होगा, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की तो हमारा एसेट होगा, हमने कोई व्हीकल परचेज किया हमारा एसेट होगा। कॉमन सेंस है, व्हीकल परचेज किया तो एक ही साल में तो व्हीकल ने खत्म नहीं हो जाना। व्हीकल जो है उसने एक से किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल ट्रक है, उसके पास 5 या 10 ट्रक्स है, व्हीकल्स है उसके पास, तो वो उससे एक साल में खरीदेगा, फर्स्ट ईयर में खरीदेगा, तो एक साल में वो सारे का सारा एक्सपेंस इसलिए नहीं होगा कि उस व्हीकल को उसने 5, 7, 10 साल तक चलाना है और उससे उसकी इनकम जनरेट होनी है। तो इस सूरत में व्हीकल जो हमारा एसेट हो जाएगा। तो मैं आपको उसकी उनकी टाइप्स बता देता हूँ पीरियड के हिसाब से भी, और कौन कौन से टाइप्स है, लेकिन इस स्टेज पे आपको सिर्फ ये नाम जो है ये मस्ट है, ये जरूर पता होना चाहिए। लैंड हमारा क्या है, बिल्डिंग हमारा क्या है, डिपॉजिट्स हमारे क्या होते हैं, मशीनरी हमारी क्या होती है। तो जी, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स वो होते हैं जिनका बेनिफिट जो हमें जो कैश में जो है एक साल के अंदर अंदर तक कैश में कन्वर्ट होने के चांसेस ना हो। इसको हम जब करंट एसेट डिस्कस करेंगे तो उसमें जरा थोड़ी डिटेल में आ जाएंगे। जी, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं या लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं, जो हमें एक साल तक कैश में कन्वर्ट होके कैश में ना कन्वर्ट हो जाए, कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट ना हो जाए, वो हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं। एसेट्स के अंदर ही एक है नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स। जो एसेट्स हमारे कैश में कन्वर्ट नहीं होते एक साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर, टर्न टू कैश विद इन 1 ईयर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते एसेट्स ही हैं जी। इसकी एग्जांपल क्या है, इसके अंदर फिर सब कैटेगरीज हैं। टेंजिबल एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जी, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये डिपॉजिट्स होते हैं। अगर हम देखें टेंजिबल एसेट्स क्या है, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल एसेट्स जिन्हें बोलते हैं। फिजिकल एसेट्स में क्या है, एक कारोबार है, फैक्ट्री, किसी बंदे ने फैक्ट्री लगाने का बिजनेस सोचा कि मैं फैक्ट्री लगाता हूँ किसी चीज की, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, या तो रेंट पे लेगा, अगर रेंट पे नहीं ले रहा तो सबसे पहले लैंड परचेज करेगा, और वो जो लैंड है जिसके ऊपर उसने फैक्ट्री बनानी है वो लैंड 1 से ज्यादा साल तक चलेगी, और ये भी चांस नहीं है कि 1 साल बाद वो बेच के उससे कैश कमा लेगा, क्योंकि लैंड के ऊपर वो बिल्डिंग बनाएगा, बिल्डिंग बना के फैक्ट्री के अंदर मशीनरी इंस्टॉल करेगा, फिर मशीनरी इंस्टॉल करने के बाद वो क्या करेगा, प्रोडक्शन लेगा, चीजें बनाएगा और आगे बेचेगा। तो ये लैंड का कोई चांस नहीं है कि 1 साल के अंदर अंदर कैश के अंदर। दूसरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बनाएगा, उसका भी कोई चांस नहीं है कि अगर वो बिजनेस शुरू कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो बिल्डिंग एक पहले साल बनाए और पहले साल ही उस बिल्डिंग को बेच दे। तो पर्पज के लिए ली है बिल्डिंग के, मैंने उसका, अगर ये यहाँ पे अगर हम देखें, एक बंदा है उसका बिजनेस ही लैंड की सेल और परचेज है, वो प्लॉट लेता है और प्लॉट बेच देता है, तो उस सूरत में ये उसका फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट नहीं होगा। अगर उसका प्रॉपर्टी लेने का या लैंड लेने का पर्पज ही ये है कि उसने लेना है और लेने के बाद उसने बेच देना है फौरन, यानी कि साल के अंदर अंदर बेच देना है, तो वो ये होगी लैंड ही हो जाएगी। तो यहाँ से हमने ये चीज देखनी है कि ये जरूरी है कि अगर तो उसकी नीयत है कि 1 साल के अंदर अंदर उसने कैश में कन्वर्ट कर देना है, तो फिर वो हमारा लॉन्ग टर्म एसेट नहीं है बल्कि हमारा करंट एसेट है। लेकिन अगर उसकी नीयत ही ये है कि मैंने इससे यहाँ लैंड लेनी है, इसके ऊपर फैक्ट्री लगानी है, और जाहिर बात है तो 1 साल के अंदर फैक्ट्री कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो फिर वो हमारा टेजिबल एसेट और फिक्स एसेट है। अदरवाइज वो हमारे यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड, अगर कोई बंदा बिल्डिंग लेता है और बिल्डिंग खरीदता है और खरीदने के बाद फौरन बेच देता है, और उसका बिजनेस ही ये है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर बिल्डिंग लेनी है और बेच देनी है, तो वो हमारा करंट एसेट आएगा और उसको हम स्टॉक में काउंट करेंगे, वो उसका स्टॉक है जी।
प्लांट एंड मशीनरी, इसका भी कोई चांस नहीं है कि 1 साल के अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर, जो हम फैक्ट्री में बनाते हैं कोई, उसमें फर्नीचर वगैरह लगाते हैं, तो उसका भी कोई चांस नहीं है कि हमने फर्नीचर सारा बेच देना है 1 साल में। कंप्यूटर्स हो गए, व्हीकल्स हो गई, तो ये सारे टेंजिबल एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स हैं, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और ये हमारे कैश में 1 साल में कन्वर्ट होने वाले नहीं है, इसलिए हमारे लॉन्ग टर्म एसेट हैं। लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर इसकी सब कैटेगरी टेंजिबल एसेट्स की। आगे चले जी, इनटेंजिबल एसेट्स, ये वो वाले एसेट्स होते हैं जो जिनको हम टच नहीं कर सकते, मतलब कोई इनको हम इनकी फिजिकल जो है वो फिजिकल में नहीं होते। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर है, आप लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो अगर मैंने सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया है तो मुझे आप एक सीडी देंगे, और वो सीडी की कितनी वैल्यू होगी, 25 रुपए। लेकिन उस सॉफ्टवेयर के बनाने में आपकी मेहनत इतनी लगी होगी, हो सकता है आप मुझसे वो 5 लाख रुपए कहेंगे जी मैं सॉफ्टवेयर में बेचूंगा तो मैं 5 लाख रुपए लूंगा। अगर मैं फिजिकल में देखूं तो फिजिकल उस सीडी की कीमत 25 रुपए है, लेकिन आपने मुझे बना के दिया और उसके आपने पैसे लिए और आपने मुझे लाइसेंस दे दिया सॉफ्टवेयर का। अब देखने में वो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता है मैंने 5 लाख रुपए पे किए, तो मेरा इनटेंजिबल एसेट है, मैं उसको बाहर टच नहीं कर सकता, वो सॉफ्टवेयर में है और मैंने उसकी उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू है, तो मैं उसको वो मेरा इंटेंजिबल एसेट। लाइसेंस है, लाइसेंस में ये है कि जैसे हमारे पास केबल ऑपरेटर्स हैं, जो केबल्स हम देखते हैं, हमारे घर पे केबल आ रही होती है, उसमें उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस क्या है, लाइसेंस कैमरा के पास जाते हैं, वहां से हम एक कागज का टुकड़ा लेते हैं कि ये कागज का टुकड़ा जिसपे लिखा होता है जी आप इस एरिया में केबल टीवी के ऑपरेशन चला सकते हैं। तो देखने में वो एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन मुझे वो उसके लेने के लिए 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं, तब जाके मुझे लाइसेंस मिलता है। तो कहने को वो कुछ भी नहीं है, और लेकिन उसकी वैल्यू 5 से 10 लाख है, तो वो मेरा इनटेंजिबल एसेट है। राइट ऑफ वे भी इसी तरह है कि राइट ऑफ वे हम देखते हैं बहुत जगह पे टोल प्लाजा जो बने होते हैं मोटरवेज पे, हाईवेज के ऊपर टोल प्लाजा बने होते हैं। जिस कंपनी ने मोटरवे या हाईवे बनाई होती है वो राइट ऑफ वे लेती है कि इतने अरसे तक, 5 साल तक हम जो भी गुजरेगा हम उससे पैसे लेंगे। तो वो एक बूथ बना के बैठे हैं, छोटा सा एक बना के बैठे हुए हैं, उसकी तो कोई कीमत नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन 5 साल का उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जहाँ जो भी बंदा गुजरेगा हम जितने चाहें पैसे उससे वसूल करेंगे, तो वो उस राइट के पैसे हैं। वो राइट ऑफ वे को कहाँ से मिलेगा, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो एग्रीमेंट होगा गवर्नमेंट के साथ या नेशनल हाईवे या मोटरवे के साथ कि ये बंदा जो है ये इसके पास राइट है कि जो भी यहाँ से गुजरे उससे वो टोल टैक्स ले। तो ये भी इंटेंजिबल एसेट्स है, हमारा नजर नहीं आ रहा, लेकिन टेंजिबल एसेट क्योंकि उसने बहुत सारे पैसे देके इसको खरीदा हो। अच्छा, एक इंटेंजिबल एसेट गुडविल भी होती है। गुडविल क्या होती है पता हो, जिसको हम पगड़ी बोलते हैं हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में। एक हॉस्पिटल है, उसके सामने अगर मेडिकल स्टोर है, तो अगर हम वो रेंट पे लेने जाते हैं, कहते हैं कि हमें रेंट पे लेना है, तो वो जो मालक होता है या जो रेंट पे बंदा बैठा हुआ होता है, पहले वो ऑलरेडी कहता है जी मैंने पगड़ी 10 लाख की दी हुई है। तो पगड़ी बेसिकली क्या होती है, वो उस जगह की वैल्यू की कीमत है, नहीं है। अब कहने को दुकान जो है वो शॉप या मेडिकल स्टोर है, हो सकता है वो 2 लाख उसकी कास्ट हो, वो बिल्डिंग की 2 लाख की हो, लेकिन वो चूंकि बिल्कुल मौके की दुकान जिसे बोलते हैं, वो बिल्कुल हॉस्पिटल के साथ है, वहां पे लोगों ने ज्यादा आना है, उसका एक नाम बना हुआ है, की वजह से वो जो मालिक है वो 10 लाख एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो वो उसकी गुडविल के पैसे मांग रहा है। उसकी मौके की जगह है, जगह उसकी अच्छी है, उसके ज्यादा चांसेस हैं कि लोग ज्यादातर जहाँ पे आएंगे, और ज्यादा लोग जानते हैं कि यहाँ पे सारी मेडिसिन मिल जाती हैं, तो वो बेसिकली अपनी गुड रेपुटेशन की या अपने अच्छे बिजनेस की या अपनी अच्छी जगह की कीमत ज्यादा मांग रहा है। तो इस गुडविल को हम देख नहीं सकते कहीं पे कि कोई कहे मौके की जगह है। अब मौके की जगह को फाइनेंशियल टर्म में हम क्या कहेंगे, इसको देख नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमें पता है इस जगह की खास वैल्यू है जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें ज्यादा इनकम आएगी। अगर मैं मेडिकल स्टोर जाकर बनाता हूँ शहर के दूसरे कोने में और हॉस्पिटल बहुत दूर है और कोई डॉक्टर भी नहीं है, तो जाहिर बात है वो मुझे बहुत सस्ती दुकान मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं मेडिकल स्टोर बनाता हूँ हॉस्पिटल के पास, तो मुझे जगह बहुत महंगी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे गुडविल है, उसकी उस एरिया की वैल्यू है, लोग वहाँ पे आते हैं और अर्निंग वहाँ पे ज्यादा होती है। तो वो गुडविल जो है इनटेंजिबल एसेट है, इसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन ये भी इसकी वैल्यू है, और ये जो है हमें फ्यूचर में ज्यादा बेनिफिट देगा, ज्यादा इनकम कमा के देगा।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बाद में कर लेंगे। लॉन्ग टर्म में कि हमने लंबे अरसे तक कहीं डिपॉजिट करा दिया, ये डिपॉजिट को कर लेते हैं। डिपॉजिट क्या है, हमने बिजनेस शुरू किया है और हमने क्या किया, टेलीफोन वालों को डिपॉजिट करा दिया। वो नहीं हम शुरू में देते डिमांड नोट्स जिसे कहते हैं, डिमांड नोट्स दे दिया, उसके अंदर कोई 15-20 हजार रुपए जो होते हैं वो डिपॉजिट्स के होते हैं। तो जब भी हम कभी वो लाइन कटवाएंगे तो वो डिपॉजिट हम नॉर्मली या एडजस्ट करवा सकते हैं या वापस ले सकते हैं। ये वो वाले डिपॉजिट है जो हम वापस ले सकते हैं, लेकिन जारी बात है जब तक वो मीटर लगा हुआ है, जब तक वो टेलीफोन जो वो चीज लगी हुई है, वो डिपॉजिट वो 1 साल के लिए तो नहीं है। हमने तो फैक्ट्री स्टार्ट की है कि हमने बिजनेस 5 साल 10 साल 20 साल हमने बिजनेस करना है, तो वो डिपॉजिट तो हमने जमा करा हुआ हमारे एसेट्स हैं और वो हमें फ्यूचर सालों के लिए भी इनकम दे रहे हैं। इसी तरह लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स जो है, हमने किसी को लोन दिया हुआ है और कह दिया आपने उसको कि आप मुझे 5 साल बाद वापस कर देना, तो चूंकि ये हमें वापस मिलना है और 5 साल के बाद मिलना है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म रिसीवेबल है। ये भी हमारा नॉन करंट एसेट है या लॉन्ग टर्म एसेट है ये सारे ही एसेट सॉरी जी। अब हम करंट एसेट्स को डिस्कस करते हैं। करंट एसेट्स वो वाले एसेट्स होते हैं जो कि रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और बेनिफिट विद इन 1 ईयर है। ये भी एसेट्स, लेकिन ये है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन 1 ईयर। कैश वो तो कैश है ही, कैश उसमें क्या कन्वर्ट होना है, तो वो तो है ही हमारा करंट एसेट्स। अकाउंट रिसीवेबल, हम किसी को उधार चीजें बेचते हैं और हमें उम्मीद होती है, वो कहता है जी अगले महीने दे दूंगा पैसे या 2 महीने बाद दे दूंगा, और अगर वो कहे नहीं मैं 2 साल के बाद दूंगा, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म एसेट है, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर उसने कहा था कि मैं पैसे दे दूंगा नॉर्मल ट्रेड के अंदर, वो जारी बात नॉर्मल में 1-2 महीने से ज्यादा कोई उधार नहीं देता, तो ये हमारे अकाउंट रिसीवेबल जो है, हमें पता है कि हमें अगले महीने पैसे मिल जाने, तो ये हमारा करंट एसेट हो गया। इन्वेंट्री हमारा क्या, स्टॉक्स है। हमने चीज परचेज की, चीजें परचेज की, उसमें से 5 लाख की बिक गई और 5 लाख अभी पड़ी हुई है, वो हमारा स्टॉक है या इन्वेंट्री है। और हमें पता है कि ये 1 साल के अंदर अंदर बिक जानी, जारी बात है ये साल खत्म हो गया तो अगले साल बिक जाएगी शुरू में, तो हमें 12 महीने के अंदर अंदर ये बिकने के चांसेस हैं कि ये हमारी इन्वेंट्री जो है 1 साल के अंदर अंदर बिक जाएगी। जब बिक जाएगी तो पैसे आ जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टोर एंड स्पेयर्स क्या लें, हम मशीनरी लगाई है उसके अंदर स्पेयर पार्ट्स वगैरह यूज करते हैं, हमें पता है मशीनरी के अंदर स्पेयर पार्ट्स लगाएंगे और ये हमारे पास पड़े हुए हैं, मौजूद पड़े हुए हैं, ये स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। जब भी मशीनरी में खराबी आएगी हम ये लगाएंगे, मशीनरी दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी, दोबारा सेल हो जाएगी, दोबारा पैसे आ जाएंगे, तो ये भी हमारे करंट एसेट्स हैं। बाकी बस मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, लोन एडवांसेस, हमने किसी से किसी को पैसे दिए हुए हैं, लोन दिया हुआ है और दे दिया 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल तक के लिए भी दे दिया, तो वो भी हमारा करंट एसेट्स है। हमें पता है हमें पैसे मिल जाने वापस 1 साल के अंदर। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि हमने एडवांस में एक्सपेंस कर दिया। ये टर्म जरा देखने वाली है क्योंकि ये अक्सर यूज होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस ये होते हैं कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमें कोई कहता है कि जी मैं ठीक है आपको शॉप किराए पे दे रहा हूँ, रेंट पे दे रहा हूँ, लेकिन पूरे साल का किराया मैं एडवांस में लूंगा। अब ये जो है मैंने जुलाई में मैंने एक शॉप ली मैंने रेंट के ऊपर, और उसने मुझसे 1 साल का किराया एडवांस में ले लिया। फॉर एग्जाम्पल 10,000 मेरा किराया था, शॉप का रेंट था, तो 1 साल के बने 1,20,000 उसने मुझसे एडवांस में ले लिए। अब हुआ क्या कि इस साल मेरा दिसंबर में मेरा ये साल खत्म हो जाएगा, तो इस साल का एक्सपेंस मेरा जो है वो महीने का, जुलाई के 10,000, अगस्त के 10,000, सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर के और दिसंबर के 10,000, तो ये 60,000 तो मेरा इस साल का एक्सपेंस हो गया, क्योंकि मैंने इस साल में ये शॉप जो है वो 6 महीने यूज की है, लेकिन पैसे मैंने पूरे साल के यानी कि 12 महीने के दे दिए हुए। तो बाकी जो 60,000 है वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है, मैंने एक्सपेंस ऑफ शुरू में पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। तो अब जो होगा, अब मुझे पता है अगले 6 महीने मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जो अगला साल आएगा नहीं देने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, हमारा 60,000 का एक्सपेंस इस साल का हो गया और 60,000 का हमारा एक्सपेंस प्रीपेड हो गया कि हमने ऑलरेडी पे किया, हमारा एसेट हो गया। क्योंकि ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ था कि जितना अर्सा हमने इस साल के अंदर, इस पीरियड के अंदर 6 महीने के अंदर हमने
रेंट शॉप को यूज किया है तो इतना ही हम एक्सपेंस इस साल में चार्ज करेंगे, और अगर हमने जितना यूज नहीं किया उसको हम अगले साल में ले जाएंगे, तो जब अगले साल में लेके जाएंगे तो ये एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगा कि वो कैश और बेनिफिट में कन्वर्ट, कैश में या बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन 1 ईयर। तो क्या होगा, अगले 6 साल का, अगले 6 महीने का रेंट मुझे नहीं देना पड़ेगा। जब मेरा अगला साल स्टार्ट होगा तो मुझे 6 महीने का रेंट नहीं देना पड़ेगा, इसलिए ये मेरी एसेट की डेफिनेशन के अंदर आ गया। अब आज की डेट पे मेरा ये प्रीपेड एक्सपेंस, इस वजह से कि ये अगले 6 महीने का रेंट मैंने एडवांस में दे दिया, मुझे अगले 6 महीने नहीं देना पड़ेगा, उसका मैं बेनिफिट ले लूंगा। ये करंट एसेट्स हो गए। लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमने जो लोगों से लोन्स वगैरह लिए हुए हैं उनको हमने पे करना होता है, या कोई भी ऑब्लिगेशन जो हमने पे करनी होती है अगेंस्ट डेट हो, हमने लोन लिया हो, किसी से उधार गुड्स ली हुई हो, या किसी से सर्विसेज ले ली हैं लेकिन पेमेंट्स नहीं की, तो ये सारी हमारी ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन की भी 2 टाइप हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज हैं और करंट लायबिलिटीज हैं। नॉन करंट की भी वही डेफिनेशन है कि जो हमें 1 साल के बाद पे करनी है वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज है, और जो हमने 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है वो हमारी करंट लायबिलिटीज है। अगर लॉन्ग टर्म लोन्स हमने लिए हुए लोगों से, बैंक से हमने ले लिया, 5 साल का लोन ले लिया, तो इस 5 साल के अंदर हमने पे करना है, तो जाहिर बात है वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, क्योंकि 1 साल के बाद पे करनी है हमने। और करंट लायबिलिटी में क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, ये भी एक लोन होता है, लेकिन लोन में हम क्या कहते हैं कि ना, बैंक हमें परमिट कहता है कि आपके अकाउंट के अंदर अगर 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया आप एक्स्ट्रा यूज कर लें, वो मुझे आप किस्तों में वापस कर दीजिएगा। तो ओवरड्राफ्ट मतलब हमारे अकाउंट में पैसों से ज्यादा हमने थोड़ा सा यूज कर लिया और बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लिया। तो 1 लाख मेरे अकाउंट में मेरे अपने पैसे पड़े थे, बैंक ने 1 लाख की लिमिट मुझे एक्स्ट्रा दे दी, तो वो शॉर्ट टर्म होता है कि जी मैं 1-2 महीने के अंदर आपने वापस करने होते हैं। कि जब मेरी कलेक्शन आएगी, जब मेरी सेल होगी, तो मैं अपने उस अकाउंट के अंदर पैसे रखूंगा, तो बैंक अपने 1 लाख रुपए काट देगा और बाकी मेरे बैलेंस मेरे अकाउंट में रहने देगा, तो इसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो ये हमारी लायबिलिटी हो जाती है। लोन, डिपॉजिट्स, किसी ने आके हमें डिपॉजिट करवा दिया कि जिन्हें इतने पैसे मैं आपके पास डिपॉजिट रखवा के जा रहा हूँ, मैं 6 महीने में वापस ले लूंगा, तो वो क्या होगा, वो हमारा 6 महीने के बाद उसको वापस करने, और ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी। प्री रिसीव्ड इनकम, ये भी वही चीज है जैसे प्रीपेड एक्सपेंस था। प्री रिसीव्ड इनकम क्या होती है, वो ये होती है कि प्री रिसीव्ड, हमने एडवांस में पैसे वसूल कर दिए, अभी उसका काम नहीं करके दिया। के तौर पे एक घर बनाने वाला ठेकेदार है फॉर एग्जांपल, वो उसने कह दिया ठीक है जी आप ऐसे करें, मुझे मैं प्री रिसीव इनकी बात कर रहे हैं, हम ठेकेदार हैं, हम लोगों के घर बना के देते हैं। तो हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, हमने क्या किया, किसी बंदे से कहा कि जी आप 10 लाख रुपए दे दें, मैं आपका घर बना दूंगा। तो उसमें क्या हुआ, मेरे जितनी भी इनकम बनती थी मैंने इकट्ठी अभी वसूल कर ली है, लेकिन अभी मैंने उसको घर बना के दिया, घर बनने में 6 महीने 7 महीने 8 महीने लगेंगे। तो इस सूरत में क्या होगा कि जितनी इनकम हमारी इस पीरियड की थी उतनी हम इनकम में लेके जाएंगे, और बाकी इनकम हम लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे कि इतने का काम अभी हमने नहीं करके दिया। और 10 लाख में 6 महीने के अंदर, मैं 1 साल के अंदर बना के देना था मैंने घर, तो अभी 6 महीने गुजरे हैं, तो 6 महीने की इनकम मेरी ड्यू हो गई क्योंकि मैंने 6 महीने का काम करके दिया है। और 6 महीने जो अगले साल में जा रहे हैं मेरे, वो मैं अपनी लायबिलिटी इस साल के एंड पे अपनी लायबिलिटी बुक करूंगा कि ये मैंने अगले साल ये काम करके देना है। अच्छा जी, अकाउंट पेबल भी हो गए, हमने गुड्स या सर्विसेज ली हुई है उनके अगेंस्ट पेमेंट करनी। और अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि अभी इनकर हो चुके हुए पेमेंट नहीं की। जैसे फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर में कहता हूँ, 31 दिसंबर मेरा ईयर एंड है, तो और सैलरी में देता हूँ जनवरी को, जनवरी 1 तारीख को मैं सैलरी देता हूँ। अब मेरे एम्प्लॉइज थे, एक मेरी कंपनी में काम कर रहे थे, उन्होंने सारा दिसंबर, पूरा दिसंबर का महीना काम किया, और 31 दिसंबर को मैं अपने अकाउंट्स बनाने लग पड़ा हूँ, अपनी फाइनेंशियल क्लोजिंग कर दी मैंने। तो चूंकि मैंने अब सैलरी पे करनी है, मैंने 1 जनवरी को करनी है, 1 जन को करनी है,
31 दिसंबर को मैं अपनी 500 बंदों की सैलरी का एक्सपेंस एज ए अक्रूड एक्सपेंस बुक करूंगा, एज ए अक्रूड एक्सपेंस उसको रिकॉर्ड करूंगा कि चाहे मैंने देने कल सुबह को है, लेकिन 31 दिसंबर 2015 जो है उसके अंदर का एक्सपेंस अब तक का इतना है। अकाउंट पेबल इस सेंस में क्या लें कि ये वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं कि जो इनकर हो चुके हुए होते हैं लेकिन इसकी पेमेंट नहीं हुई होती एज एट बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट की डेट के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट है कंटेंट बैलेंस शीट का ओनर्स इक्विटी या कैपिटल। ओनर्स इक्विटी क्या है? मालिक की जो इन्वेस्टमेंट है, जो बंदा बिजनेस शुरू करता है, जो अपने पैसे लेके आता है, जिससे वो बिजनेस स्टार्ट करता है, वो ओनर्स इक्विटी होती है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि ओनर पैसे ही लेके आए। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसके घर में मशीनरी पड़ी हुई है, कोई सिलाई मशीन है घर में उसके 5-7 पड़ी हुई है और वो कोई टेलर शॉप बना लेता है, तो वो क्या कहता है 50,000 की इन्वेस्टमेंट करता है, 50,000 कैश में ले आता है और 50,000 की वैल्यू की सिलाई मशीनें उठा के घर से ले आते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है बिजनेस में 50,000 की कैश और 50,000 मशीनरी। तो जो मालिक जो भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर डालेगा वो ओनर्स इक्विटी के अंदर आएगी, और चूंकि वो मालिक जो है वो सारा दिन काम करता है और उसके रिटर्न में वो प्रॉफिट का हकदार है, उसको प्रॉफिट मिलता है। तो अगर हम ये कहें कि ओनर्स इक्विटी के अंदर प्रॉफिट ऐड होता है और अगर लॉस हो तो उसकी इक्विटीज में लेस होता है, या हम इसको इस तरह कह लें जितनी भी इनकम होगी वो ओनर की कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगी और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ओनर के कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो ये एक ही बात है। जैसे मैं कहूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं कैपिटल प्लस प्रॉफिट, एक ही बात है। लेकिन अगर मैं कहूं प्रॉफिट की जगह मैं ये वर्ड यूज कर लूं कैपिटल इज प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो ये भी सेम चीज है, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंसेस क्या होता है? इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक हो गया। तो हम प्रॉफिट नेट निकाल के कैपिटल में ऐड करते तो भी सेम है, अगर कैपिटल के अंदर हम इनकम जमा करते जाएं और उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते जाए तो भी सेम चीज है, तो भी वो प्रॉफिट ही होगा। तो अब हम ये कहते हैं कि इक्विटी के अंदर क्या शामिल है? जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट लेके आया, चाहे वो कैश में लेके आया, चाहे वो कैश में लेके आया और गुड्स की शक्ल में लेके आया। अच्छा जी, अब इसमें से बाज़ दफा मालिक को जरूरत पड़ जाती है पैसों की। अगर वो बिजनेस में पैसे डाल रहा है तो बिजनेस से पैसे निकाल भी सकता है। तो ओनर्स इक्विटी में से हम क्या करेंगे? मैथमेटिकली उसमें से हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैपिटल में से उसकी ड्राइंग क्या होती है? पर्सनल विड्रॉल। पर्सनल विड्रॉल, वो मालिक है, पैसे डाल रहा है तो बिजनेस से पैसे निकाल भी सकता है, लेकिन उसको वो रिकॉर्ड जरूर करेगा। बिजनेस सेपरेट एंटिटी है, मालिक सेपरेट एंटिटी है। वो जितने पैसे बिजनेस के अंदर डालेगा वो भी रिकॉर्ड करेगा और जितने पैसे उसमें से निकालेगा वो भी रिकॉर्ड करेगा। तो कैपिटल जो उसने इन्वेस्टमेंट की, विड्रॉल जो वो पैसे निकाल के ले गया, माइनस कर दिया उसमें से, प्लस इसमें प्रॉफिट कर दिया। अगर लॉस है तो उसमें से लेस हो जाएगा। या इसको इस तरह कह लें कि इनकम अंदर ऐड होती जाएगी और एक्सपेंसेस में से लेस होते जाएंगे। तो ये हो गई हमारी कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। आगे हम रेवेन्यू को डिस्कस कर लेते हैं कि रेवेन्यू क्या है। जी, प्रॉफिट एंड लॉस के कंटेंट्स क्या हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के कंटेंट्स हमें पता है, रेवेन्यू आता है, एक्सपेंसेस आता है और प्रॉफिट या लॉस आता है। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू हमारी इनकम है, जो हम बिजनेस में कमाते हैं, जो हम कारोबार कर रहे हैं, वो उससे अगर कोई पैसे आते हैं तो हमारा है रिसीव्ड। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट, इसको मैं कैपिटल गेन भी यहाँ पे लिख देता हूँ। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट। इसमें हम रेवेन्यू हमारी होती है जो रूटीन की नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी,
मिसाल में दूंगा कि हमारा टेक्सटाइल अगर हमारी है, हमारा बिजनेस टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो उसमें हम जो कपड़ों की सेल और परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, स्पेसिफिकली सेल्स, वो हमारा रेवेन्यू होगी, क्योंकि हमारा बिजनेस टेक्सटाइल का है। लेकिन टेक्सटाइल का बिजनेस है और कोई मशीनरी खराब हो गई है और अब हम वो बेचेंगे, तो वो हमारा कैपिटल एसेट्स होगा, वो हमारी कैपिटल गेन होगा, और हमें प्रॉफिट भी बेचेंगे तो मशीनरी सोल्ड। रिपीट कर देता हूँ, हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जो कारोबार हम कर रहे हैं, जब अगर हम उसकी सेल परचेज करेंगे तो वो हमारा रेवेन्यू है। लेकिन कोई ऐसी चीज सेल परचेज करेंगे और उस पर प्रॉफिट कमाएंगे जो हमारा बिजनेस नहीं है, लेकिन हमने हमने अपनी एसेट मशीनरी बेच दी, गाड़ियां, फैक्ट्री के अंदर गाड़ियां खड़ी थी, वो खराब हो रही थी, मतलब पुरानी हो गई थी, हमने कहा चले बेच देते हैं। हमने 1 लाख की ली हुई थी और अब वो हम बेचने गए तो हमें 3 लाख की बिक गई, तो हमें 2 लाख का जो प्रॉफिट हो गया, तो हमारा रेवेन्यू नहीं कहेंगे, हम उसे कैपिटल गेन कहेंगे। है ये भी इनकम ही, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन सेपरेट है, इसको दिखाना सेपरेट होता है, इसकी प्रेजेंटेशन सेपरेट होती है। तो ये रेवेन्यू को हमने डिस्कस किया कि रेवेन्यू वही है जो हम अपने रूटीन की चीजें, जो हम जिस चीज का कारोबार है उसकी जब सेल करेंगे तो रेवेन्यू होगा, लेकिन ओवर एंड अबव कोई एक्स्ट्रा चीज हमारे पास पड़ी है उसको बेच के अगर हम इनकम कमाएंगे तो हमारा कमाएंगे, और प्रॉफिट कमाएंगे तो कैपिटल गेन होगा। कैपिटल लॉस भी हो सकता है कि 1 लाख की मशीनरी खरीदी थी, अब पुरानी हो गई है, अब हम बेचने जा रहे हैं तो हमने 50,000 की बेची, तो हमें 50,000 का लॉस हो गया। अगर कैपिटल गेन, इसको मैं लेस लॉस कर देता हूँ, ये माइनस में हो जाएगा। जी, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस वो पैसा है जो हम खर्च करते हैं, भले हमें पे किया हो या ना किया हो। अगर पेड होगा तो हमारा एक्सपेंस होगा, पेएबल होगा तो हमारा एक्सपेंस भी होगा, लायबिलिटी भी होगी। अगर हमने पे कर दिया तो हमारा एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस हो गया है अभी पे नहीं किया तो हमारा एक्सपेंस भी है और हमारी लायबिलिटी भी है, जब तक हम उसे पे नहीं कर देते। एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में चली जाएगी। और अगर हमने एक्सपेंस हुआ और पे भी कर दिया तो सिर्फ हमारे जो एक्सपेंस है वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगा, और उधर से एसेट में से कैश वगैरह निकल जाएगा। जी, हम एक्सपेंसेस क्यों करते हैं? इसलिए एक्सपेंस करते हैं कि हमने रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, और वो सारे एक्सपेंस जो 1 साल के रेवेन्यू जनरेट करने में हमारी हेल्प करें, वो हमारे एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, हमारे एक्सपेंस हैं, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। एग्जाम्पल है, अगर हमने शॉप वगैरह को रेंट पे लिया है तो रेंट का एक्सपेंस होगा, चाहे हमने दे दिया है या नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो पूरे साल का एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे और लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे कि हमने देना है, और अगर पूरे साल का दे दिया तो हम रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और कैश को आउट कर देंगे, कैश हमने दे दिया। इंश्योरेंस एक्सपेंस, अगर हमने इंश्योरेंस करवाई है, वाटर एंड लाइट एक्सपेंस हो सकते हैं, किसी कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, कोई चीज 10,000 रुपए की सेल प्राइस थी, हमने उसको 1,000 रुपए छोड़ दिया, वो भी हमारा एक्सपेंस है। स्टेशनरी एक्सपेंस हो सकती है बिजनेस के अंदर, ड्राफ्टिंग पैड, पेंसिल्स और रिम पेपर और ये सारी चीजें स्टेशनरी एक्सपेंस हो सकता है। पेट्रोल, फ्यूल, ऑयल, जनरेटर वगैरह अगर बिजनेस रखे हुए हैं तो उसका पेट्रोल, फ्यूल, ऑयल एक्सपेंसेस ये भी हो सकते हैं। हम कुछ चीजें परचेज करते हैं वो एक्सपेंस हो सकता है। टेलीफोन है, उसकी बिल हमारे एक्सपेंसेस है। अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो भी हमारा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इनकम टैक्स है, वो भी हमारा एक्सपेंस है, लेकिन ये जरा नीचे जाके हम इनकम के बाद आखिर में एंड पे इसको प्रेजेंट करते हैं। कैपिटल गेन मैंने डिस्कस कर लिया। अगर कोई चीज ऐसी है जो हमारे बिजनेस सेलिंग का पार्ट नहीं है, नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं है, नॉर्मल सेलिंग में हमारी वो नहीं आती, कोई ऐसी चीज हम कैपिटल एसेट बेचते हैं तो हम उस पे अगर कोई गेन होता है, उसके अगर प्रॉफिट होता है तो हमें सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं, होती वो भी हमारी इनकम ही है। प्रॉफिट लॉस क्या, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अगर हमारे इनकम हमारे एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट है, अगर हमारे एक्सपेंसेस हमारे इनकम से ज्यादा हो तो वो लॉस है। कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम उसको डिस्कस कर लेंगे। सिंगल एंट्री क्या होती है और डबल एंट्री क्या होती है। उसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये बहुत जरूरी है आपके कि आपको एसेट्स के एटलीस्ट नाम पता हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, व्हीकल,
कैश अकाउंट रिसीवेबल, ये हमारे एसेट्स हैं। लायबिलिटी कौन कौन से अकाउंट्स पेबल हैं, डिपॉजिट रिसीव्ड है, प्री रिसीव्ड इनकम है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लायबिलिटीज के नाम एटलीस्ट पता हो। फिर एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, ये स्टेशनरी एक्सपेंस, पेट्रोल फ्यूल एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, इनके नाम एटलीस्ट पता हो। और कैपिटल एसेट्स हमारे क्या होते हैं, इनका भी एटलीस्ट आपको पता हो कि ये क्या चीज़ है। तो आज हम इस पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा, ये लेसन मेरे ख्याल 3 जो हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसके बाद हमारा लेसन 4 शुरू होगा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंगल एंट्री क्या होती है और डबल एंट्री क्या होती है। और उसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका क्वेश्चन अगर आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। फिर उसमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स देखेंगे, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। तो फिर हम इसको आगे डिटेल में जनरल एंट्रीज और वाचर्स और आगे लेजर्स और ट्रायल बैलेंस तक आगे हम लेकर चलेंगे। शुक्रिया।